CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं नामवर मुसन्निफ नासिर अदीब और उनकी अहलिया मशीर बराए वजीर आला पंजाब आमना उल्फत साहिबा। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बचपन कहाँ गुजरा? सरगोदा ज़िला का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है बलवाल की तरफ, फुल्लरवन। 4 फैमिलीज़ वहाँ रहती थी जब मैं पैदा हुआ। न पानी, न बिजली, न बत्ती, न गैस, कोई चीज़ नहीं थी। कच्चे घर, गोबर, भैंसे, खोतियाँ, खोते, बैल, ये सब माहौल देखा मैंने। बचपन में शरारती थे या खामोश तबा? खामोश तबा ज़्यादा था जी, शरारती नहीं था मैं। शरारत मैंने कभी भी नहीं की। तो खामोशी इसलिए होगी तो जब मैं को 2 साल का 2.5 साल का हुआ ना तो माँ के पास बैठे रहना, औरतें वो बातें करती, एकदम मुझे देखने कहती तू इतने की ले चल बाहर चल अपने प्यो को जाके बैठ। मैंने बाप के पास आ जाना। वो बाहर एक ग्रेक के दरख्त थे, उनके नीचे बैठ के डेरा लगाते थे, वहाँ जाकर बैठ जाना। उनके पास आदमी होते थे गाँव के, इधर उधर के गप्पे मारते। एकदम उनकी मेरे पर नज़र पड़नी, तू इतने की कर, चल अंदर जा। मैंने अंदर जाना। वो अंदर बाहर के चक्कर में हमारे दरमियान में एक डेवड़ी थी, अब तो वो ख़त्म हो गई। तो मैं उस डेवड़ी में बैठ गया। वो जो मेरा बैठना था ना, और वो जो मेरी सोच थी कि ना मुझे माँ पास बैठने देती है ना मेरा बाप बैठने देता है, तो फिर इसका मतलब है कि ये मेरे से प्यार नहीं करते। बस उस तन्हाई ने नासिर अदीब की बुनियाद रखी। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? ये तालीम मैंने डबल एम तक हासिल की है। मैं अपनी फैमिली में वाहिद पढ़ा लिखा बच्चा था, बल्कि पूरे गांव में सबसे पहले स्कूल मैंने देखा। फिर मेरे पीछे मेरे चाचे के बेटे भी चले गए सारे। अब तो माशाल्लाह अब सारे वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन पहल मैंने की थी। और फिर यहाँ क्लर्क हो गया मैं AJ ऑफिस में। 188 रुपये मेरी तनख्वाह थी, क्योंकि मैं जो चाहता था वो नौकरियाँ करने में नहीं था। मैं फ़ौज में भी गया, मैं 2nd लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ। परवेज़ और मुशर्रफ में एक बैच में सेलेक्ट हुए थे। हाँ जी। तो शौक़ सिर्फ मशहूर होने का था। ये शौक़ था कि जब इस दुनिया में जाऊँ तो अखबार में ख़बर लगे कि एक आदमी इस दुनिया से चला गया। तो फ़ौज में इसलिए गया कि मैं निशान हैदर लूँगा तो मैं मशहूर हो जाऊँगा। वहाँ जाके पता चला कि निशान हैदर मरने के बाद मिलता है। मैं वहाँ से भागा कि उस शोहरत का मैंने क्या करना जो मेरे मरने के बाद मुझे मिले। बस फिर PTV पे अप्लाई किया। PTV पे अप्लाई किया, मैं प्रोग्राम पर उसको सेलेक्ट हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए क्लर्क हो गया मैं। बस फिर 7 साल इंडस्ट्री ने जो मुझे साथ किया ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। फिर 7 साल के बाद अल्लाह ने एक ऐसा मौका लाया कि वो वैशी जट की कहानी अप्रूव हुई, फिल्म बनी, और उसके बाद पीछे पलट के नहीं देखा। कब अंदाज़ा हुआ कि आपके अंदर एक लिखारी छुपा हुआ है? When I was in 9th क्लास, जब मैं 8वीं पास किया ना सर, तो उस वक्त तक मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तकरीबन जितने राइटर, नावल नवीस, अफसाना निगार या जो वो बड़े राइटर थे जिनके तर्जमे थे, सबके नावल और किताबें मैंने पढ़ ली। शर्लक होम्स की तमाम सीरीज़ पढ़ी मैंने। तो 9th क्लास में फिर मैंने एक दिन नावल लिखना शुरू किया। उसका नाम था कब्रिस्तान की देवी, और वो नावल मैंने भेजा मकतबा जासूसी डाइजेस्ट को कराची। वो अप्रूव हो गया, वो छप के आ गया, और उसके ऊपर मेरा अदबी नाम था जानवर आकिल। यूँ फिर सर वो मैंने लिखना शुरू किया, और लेकिन मैं मशहूर नहीं हो सका। मोहम्मद नवाज से नासिर अदीब कैसे बन गए? एक दिन मेरे जो बड़े भाई थे, उनके एक मुर्शिद थे, उनके पास वो मुझे ले गया। ऐसे वो मिलने के लिए गया कि तुम भी आ जाओ। मैं भी चला गया। उस दिन मशरक अखबार में सदर नासिर की एक तस्वीर से छपी थी फुल पेज के ऊपर, और उसमें उसने लिखा था नीचे कि इस शिकस्त का ज़िम्मेदार मैं हूँ। मुर्शिद आयान इसराइल का वज़ीर आज़म था, एक आँख वाला। तो वो 6 दिनों में जंग हार गया था वो। तो वो अखबार मेरे पास था। हम पढ़ते जा रहे थे ट्रेन में। मंडी बहादुर के पास आला एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ गांव है। वहाँ गए, वो ऊपर 3 मंजिला चढ़ के, तो ऊपर एक आदमी सोया हुआ, छोटा सा कमरा था। वो उठाया, मेरे भाई ने सलाम किया, उसने वालेकुम सलाम किया, तो वो सीधे हो गए। मैंने भी सलाम किया, तो उन्होंने हाथ आगे किया, मैंने हाथ आगे कर दिए। उन्होंने कहा मैं जो पढ़ता जाऊँ पढ़ते जाओ। वो जो पढ़ते गए मैं पढ़ता गया। उन्होंने फिर मुबारकबाद दी, दुआ मांगी। तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने आपको बैत कर लिया। तो मैंने कहा जी अगर आपने बैत किया तो कोई दुआ दे मुझे कि मैं मशहूर हो जाऊँ। मैं मशहूर नहीं होता, मेरा लिखता हूँ, कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता। कहते तुम अपना नाम नासिर रख लो। मैंने ये खाली नासिर अच्छा नहीं लगता, इसके आगे या पहले कुछ लगा लूँ। कहते लगा लें। मैंने वही कहा, मैंने कहा जी नासिर अदीब कर लूँ। कहते कर लें।
बस नासिरुद्दीन करके जब मैं वापस आया मैंने एक कहानी लिखी। सैयारा डाइजेस्ट का एक सईद कासिम महमूद थे, वो एडिटर थे, तो हर महीने बेहतरीन कहानी पर 50 रुपये इनाम देते थे। तो बड़ी दुनिया कहानी भेजती थी, मैंने भी बड़ी भेजी, कभी सेलेक्ट नहीं हुई। उस के बाद मैंने वो कहानी भेजी और गाड़ी वापस आ गई, वो मैंने लिखी, वो जनाब मेरी सेलेक्ट होगी। मुझे 50 रुपये का चेक दिया अहमद नदीम और सईद कासिम महमूद। रेडियो से लिखने का आगाज़ किया और फिर फिल्म की तरफ कैसे आ गए? मैं रेडियो पाकिस्तान पे चला गया। फ़ख्र नाम था, साथ पत्नी क्या लगता था, आज़ाद कश्मीर का वो आदमी था, वो प्रोग्राम प्रोड्यूसर था। उसमें वो एक प्रोग्राम चलता होता था जमहूर दी आवाज़, उसमें एक 10 मिनट की कहानी ऑडियो वो सुनाते होते थे। तो वो मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की। उसमें एक कहानी मैंने लिखी थी धरती दी खुशबू, उससे मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला। वो मुझे 5 रुपये वो उसके मिलते होते, 10 रुपये मिलते थे कहानी के। वो 10 रुपये मेरे से पेपर साइन करता था, मुझे देता नहीं था, तो वही लेता। लेकिन मैं इसी बात में खुश था कि मेरी वो कहानी चलती है। वहाँ से फिर तरक्की करते करते फिर मैंने नावल लिखे फ़लस्तीन के मौजू पर मज़ीद, और वो फिल्म बनी और फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। मैंने स्टेज ड्रामा भी लिखा है, जन्म जन्म की मैरिज, ये आज़ाद भी मेरे पास है कि इतना बड़ा ड्रामा कोई नहीं है। अरसा चला है। देखिए सबसे बड़ी चलने वाली फिल्म भी मेरी, वो पहले वैशी जट थी, फिर वो रिकॉर्ड मौला जट ने तोड़ा, उसका रिकॉर्ड लेजेंड ऑफ मौला जट ने तोड़ा। सबसे ज़्यादा चलने वाला ड्रामा भी मैंने लिखा, और सईद अफज़ाल अहमद जो थे वो उसके प्रोड्यूसर थे। ज़्यादातर राइटर तन्हाई में बैठकर लिखना पसंद करते हैं, लेकिन आप तो भरी महफिल में लिख लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? सर जी मुझे शोर बहुत अच्छा लगता है, शायद इसलिए कि मैंने अपना ज़्यादातर वक्त जो है यानी यूँ कह लें BA करने तक, लाहौर आने से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी जो 24 घंटे होते थे उसमें मैंने 16 घंटे तन्हाई में गुजारे अकेले। वहाँ सरगोदे में पढ़ता था तो कमरा लेता तो अकेला होता था, कोई मंजिल कोई मसे, शौक़ यही था मशहूर हो जाए, लेकिन नहीं होता था। तो वो जो तन्हाई मैंने काटी ना जी, और बिजली भी वो जो किराएदार था जिसका मैं वो रात को बल्ब 8-9 बजे के बाद नहीं जलाने देता, तो अंधेरे में मैं जागता रहता था। तो उसके 2 रिएक्शन हुए। आज मेरी बेगम अक्सर मेरे साथ लड़ती हैं इस बात से कि मैं अपने कमरे की लाइट जला के सोता हूँ, तो मुझे अंधेरे से खौफ तो नहीं आता, लेकिन अंधेरा अच्छा नहीं लगता। रोशनी अच्छी लगती है, मायूसी अच्छी नहीं लगती, पुरुमीदी अच्छी लगती है। तो शोर इसलिए अच्छा लगता है कि मैंने सकूत बहुत देखा है। मैं लिख ही नहीं सकता, मैं जब शोर ना हो मैं सो जाता हूँ। मेरे एक प्रोड्यूसर थे सफदर खान, वो मुझे अपनी कोठी में ले गए, चिराग वाली फिल्म लिखनी थी। तो अंदर कमरे में दाखिल नौकर को कहा कि कोई बंदर ना अंदर आवे, तू बाहर बह जा, जो साहब बुलान तो अंदर आना। पराठे चाय वो दे के मुझे खिला के ये कह के चले गए। वापस आया तो मैं सो रहा था, दूसरे दिन आया मैं सो रहा था, तीसरे दिन आया मैं सो रहा था। वो मैंने हाथ जोड़ के कहना बच्चियाँ लिया तू जा अपने घर जाके सो, मेरी फिल्म तो तू नहीं लिखनी। वो फिर सूदी बाटी उनको बताया इसका यही स्टाइल है, ये तन्हाई भी नहीं लिखेगा, आप क्यों इससे रोकते हैं लोगों को। वो फिर उसके घर के सारे नौकर मैंने अपने पास बुला लेने, टीवी मैंने लगवा लिया। अब टीवी चालू, नौकर टीवी देखने में काम कर रहा हूँ। अब इधर भी घर में जब बैठ के मैं लिखता हूँ तो तन्हाई होती है तो मैं टीवी लगा लेता हूँ, और जब मेरा जहन ब्लॉक हो जाए तो वो भी बड़े आप हैरान होंगे कि वो मेरा जहन कैसे खुलता है। मैं सिर्फ वो कहानी लिख रहा हूँ, रुक गया हूँ, नहीं आके सूझ रहा, या कोई मकालमा नहीं सूझ रहा, तो फिर मैं गाड़ी में बैठता हूँ सर, तो मैं ये मुगलपुरा ना, ये धर्मपुरा का पुल है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ गाड़ी एक तरफ खड़ा करता हूँ, ट्रेन गुजरती है, उसकी जो गड़गड़ है ना वो मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं, और वो मेरा जो ब्लॉक जहन होता है वो खुल जाता है। आप इतने अरसे से सिस्टम के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, तो क्या सिस्टम में कोई तब्दीली आई? सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली अगर आई ना तो 3 तब्दीलियाँ आई, बल्कि अब चौथी आ गई, 5वीं आ गई। पहली तब्दीली फिल्म इंडस्ट्री में आई मेरी वैशी जट से। पंजाबी फिल्म जहाँ ख़त्म होती थी वहाँ से मैंने शुरू की। विलन हर रील में मार खाता था और मेरा विलन जो था वो अनटचेबल रहा। दूसरी फिल्म मैंने लिखी तो मौला जट ने पंजाबी फिल्म का स्टाइल लिखने का बदल दिया। डायलॉग और मकालमाबाजी का दौर शुरू हो गया वहाँ से। फिर मैंने फ़िल्म लिखी ये आदम ने हीरा मंडी बंद कर दी, जिस मंडी को बंद करवाने के लिए मौलाना ताउल्लाह शाह बुखारी जैसे लीडर तकरीरें करते रहे
और भी मौलवी बोलते रहे, मंडी आबाद होती रही बजाय गैर आबाद होने के। फिर मैंने काले चोर लिखी, जुर्म 24 घंटे, इंसाफ 8 घंटे। तो जज ने फिर उस फिल्म को देखने के बाद 91 में ये लॉ पास किया कि एक जज होना चाहिए हर वक्त रिलीफ देने के लिए। आज आप 24 घंटे रिलीफ से लिख सकते हैं। लेजेंड ऑफ मौला जट लिखी तो अल्लाह ने ये एजाज़ दिया कि पंजाबी ज़ुबान बॉम्बे भी पहुंची, वैनकूवर भी पहुंची, न्यूयॉर्क भी पहुंची, लंदन भी पहुंची, नॉर्वे भी गई, जर्मन भी गई। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक हवा खड़ा हो गया फर्स्ट टाइम कि हमारी फिल्म ने हिंदुस्तान की, ये 45 करोड़ की बनने वाली फिल्म हिंदुस्तान की अगर लगाए तो 18 करोड़ की है। तो जो 550 करोड़ में फिल्म बनी RRR, उसका 4 वीक में इसने रिकॉर्ड तोड़ दी। ये एजाज़ भी अल्लाह ने मुझे दिया। तो तब्दीली इतनी तो आई है। शान और मोहम्मद राना के बाद हम कोई हीरो क्यों नहीं तख्लीक कर सके? पहली बात तो ये है मोहसिन साहब के हीरो जिसका मतलब आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट हो या फ़नकार हो या कलमकार हो, ये तख्लीक नहीं होते, ये तख्लीक शुदा होते हैं, ये पैदाइशी होते हैं। हर आदमी एक्टर नहीं हो सकता, और कम से कम एक्टर बाद दफ़ा तरबियत से ढीठ होकर बंदा बन जाता है, आर्टिस्ट नहीं बन सकता। आर्टिस्ट और एक्टर में जो फ़र्क है वो मैं आपको एक वाक़या से समझा देता हूँ कि राज कपूर ने फिल्म अंदाज़ बनाई, दिलीप कुमार को लिया, फिल्म सुपरहिट हुई। तो राज कपूर को लोगों ने बड़ा लाइक किया और दिलीप कुमार थोड़ा उस हिसाब से रोल था। तो अपने बाप के पास गया, पृथ्वीराज के पास, उसने कहा आज तो मानो कि मैं दिलीप कुमार के बराबर पे आ गया हूँ। पब्लिक ने भी कह दिया है। कहता बेटा पब्लिक की बात पे कान ना धरना, तुम में और दिलीप कुमार में आज भी वही फ़र्क है। कहते क्या फ़र्क है? कहते तुम एक्टर, वो आर्टिस्ट है। वैशी जट, मौला जट, शेर खान, सखी बादशाह, शोले और बहुत सारी फिल्में, इनमें से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म जो है इस वक्त पंजाबी की, वो 3 फिल्में हैं। सबसे पहले वैशी जट, उसके बाद तूफ़ान, उसके बाद मेला, उसके बाद ये आदम। मौला जट 5वें नंबर पे है। हाल ही में आपने द लेजेंड ऑफ मौला जट लिखी। पुरानी मौला जट में और मौजूदा द लेजेंड ऑफ मौला जट में क्या फ़र्क देखते हैं आप? वो 43 ईयर्स पहले फिल्म बनाई उन लोगों के लिए जिनके सामने तफरी ओनली सिनेमा था। उस वक्त हर रेडी वाले ने, हर टांगे वाले ने शाम को एक ही काम करना होता था, क्योंकि ना टीवी, ना चैनल, ना थिएटर, ना ये गन, ना कुछ भी नहीं था। वो फिल्म में आ जाते थे और वो लोग थे अनएजुकेटेड, लिहाजा हमारी अनरैशनल बातें भी उन्होंने पसंद की। मसलन मौला जट का बड़ा मशहूर सीन है कि एक तरफ से नूरी आ रहा है, एक तरफ से मौला आ रहा है। 10 पुलिस वाले उसको राइफल की गोलियां मार रहे हैं, 10 पुलिस वाले उसको मार रहे हैं, और वो खाते चले आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और सामने आके मिले और हाथ जोड़ी की है और डायलॉग बोले थे, इंटरवल हो गया। मुझे ये बताए कोई गोली खा सकता है इतनी गोलियाँ? सुल्तान रहे को आम लाइफ बेचारे को एक गोली कारबीन की लगी, वो भी राइफल की नहीं, और वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन वो क्या था कि वो मैंने कहा ना, उस वक्त वो तालीम भी नहीं थी और व्यूअर एजुकेटेड भी नहीं था। आज का जो व्यूअर है उसके तो हाथ में 84 चैनल है सर, नेटफ्लिक्स अलग है, अमेज़ोन अलग है, वो यूँ ही घुमाता है, जो नहीं पसंद आती आगे कर देता है। ये फिल्म मैंने उनके लिए लिखी, आज के दौर की। कुछ अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। सर आने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 3 हैं। एक गामा है, एक का नाम लाल झंडी है, और एक का नाम अभी नहीं रखा। तीनों पंजाबी फिल्में और तीनों बड़े बजट की फिल्में हैं। लेकिन इन तीनों फिल्मों का जो अमली काम है वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्या पुरानी फिल्म मौला जट पर भी सेंसर की पाबंदियां लगी थी? जी, वो सदर ज़िया ने लगाई थी, सेंसर ने तो उसे पास कर दिया था, लेकिन 2 साल के बाद सदर ज़िया ने MLO 81 के तहत उसको उतार दिया। उसको आप सेंसर की पाबंदी तो नहीं कह सकते, आप वही बात है, वो सिस्टम की पाबंदी कह सकते हैं। घर पर आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पार्टी रहनुमाओं के साथ गपशप हुई। आप सब मैडम आमना उल्फत की मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं, इनकी फैमिली फ्रेंड भी हैं, और जैसे कि नासिर अदीब साहब ये तो फिल्मी कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन आपसे हमने
मैडम, आमना उल्फत की कहानियाँ सुननी है, आप इनके बारे में क्या जानते हैं, क्या कहते हैं? कि ये बहुत ही मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल एंड शी स्टैंड्स टॉल। मुझे 22 साल हो गए जिस काम में आमना ने हाथ डाला, अपने समेत दूसरों का भी वकार बुलंद किया है। हमारी बहन आमना उल्फत इंतहाई शुस्ता, सुलझी हुई गुफ्तगू करने वाली ख़वातीन में से बेहतरीन खातून कही जा सकती हैं, और बहुत कम लोगों को नासिर अदीब जैसा अदीब भी मिलता है। और पंजाबी और उर्दू का ये कम्बिनेशन जो इस घर में देखा है, उसकी मिसाल शायद ही कहीं मिलती हो। ये बड़ी प्यारी शख्सियत है कि अगर हम हैं तो इन्हीं की वजह से हैं और कुछ भी नहीं है। प्यार करने वाली, मुखलस, सबका एहसास करने वाली। आपा आमना के बारे में तो माशाल्लाह क्या बात करें कि हर तरह से ये परफेक्ट नज़र आती हैं। फलाई कामों में, सियासत में, घर में, फैमिली में, हस्बैंड, हर तरह से मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला ने इनको मुकम्मल तैयार किया। इतनी मोहब्बत करने वाली, पुरखलूस और ख्याल रखने वाली खातून मैंने कोई ही देखी है। और फिर एक और बड़ी खूबी है इनकी कि अपने कोलीग्स, अपने कारकुन, अपने साथी देखती है, कोई 2 दिन नहीं आता तो इनको परेशानी होती है कि वो क्यों नहीं आया, क्या मसला है, कहीं नाराज़ तो नहीं हो गया। माँओं जैसी, बड़ी बहनों जैसी अल्लाह ताला ने इनको खुसूसियात दी हैं। जैसे ऊपर से हैं ऐसे ही अंदर से हैं। आपन से ज़्यादा काम करने वाली, अपनी साथियों के साथ मुखलस, और उस वर्कर जिस वर्कर को कभी हक नहीं मिला था, शोभा ख्वातीन में, इस मेरी बहन ने उस औरत को भी अब्लाइज किया और अच्छे मकाम पर पहुँचाया। ये खिदमत ऐसे लोगों की करती हैं बे लॉस, बगैर किसी लालच के। ये इनका मकसद है, इंसानियत। और इन्होंने दिन रात मेरे लिए भी एक किया बगैर किसी मकसद के, और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे मेन चीज़ है कि इनके अंदर लालच नहीं है, सिर्फ मकसद है इंसानियत का और लोगों की खिदमत का, और दिन रात से वो करती है। मैडम आमना जैसी नफीस, पुरखलूस, मुखलिस और सोशल खातून मैंने नहीं पहले देखी। और ये सियासत के साथ मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब ये सियासत के साथ ना अदब के साथ भी तल्लक रखती हैं और बड़ी बड़ी अदबी महफिलें कराती हैं। और यकीन करें, मैं तो सिर्फ इनके पास इसलिए आता हूँ कि सीखता हूँ। अदबी महफिलों में बैठ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भट्टी साहब, एक वक्त था जब ये फ़ख्र से बताया करती थी कि नासिर अदीब की बीवी हूँ मैं, और आज मैं अल्लाह की रहमत से वो वक्त देख रहा हूँ कि मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं आमना उल्फत का शौहर हूँ। वाह वाह। तो मैं इन्हें कुव्वत बर्दाश्त का सबसे बड़ा आज़ाज़ दूँ। मैडम, आज ये जो सब ने इतनी तारीफ़ें की हैं आपके सामने बैठकर, और ख़ास तौर पर नासिर अदीब साहब ने जो इतने बड़े अल्फाज बोले हैं, क्या महसूस कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ यही तारीफ़ें जानी, और अगर हमें आखिरत पे यकीन है तो सब कुछ तो यही रह जाएगा। वो हक़ूक़ुल इबाद निभाने की कोशिश करती हूँ। गलतियाँ तो इंसान ख़ता का पुतला है, हर वक्त हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। और आज तक यकीन माने मेरा एक ही रहा है, जिसको कहते हैं कि जज्बा, वो ये था कि अगर मेरे हाथ में कोई पोस्ट या कोई ऐसी कुर्सी है जिस पे बैठकर मैं इस माशरे में कोई बेहतरी ला सकती हूँ, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं कर लूँ। ओहदेदारान के साथ ब्रंच किया। फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से मुलाकात के लिए घर से रवाना हुए। सर, फिल्म के लिए आजकल अच्छा क्यों नहीं लिखा जा रहा? सर जी, बात यह है कि अच्छा लिखने वाले हैं, अच्छा लिखवाने वाले नहीं। उसकी वजह क्या है कि सर, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की एक वजह जो है, बल्कि बुनियादी वजह जो है, वो ये है कि यहाँ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने चेहरों को अहमियत दी, ज़हनों को प्रोटोकॉल नहीं दिया। नई पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं? जी देखता हूँ। जो क्लासिक फिल्म मौला जट थी, उसका मुआवजा कितना मिला था, और इस द लेजेंड ऑफ मौला जट का मुआवजा कितना मिला? प्रोड्यूसर ने मेरे से कहा 1,000 रुपये उसने एडवांस दिया, मैंने उससे 30,000 रुपये मांगा था।
सरवर भट्टी से। उसने कहा मैं 30,000 नहीं दे सकता। मैंने कहा फिर मेरे साले को लेके आया सिफारशी, तो मैंने साले को देख के कहा, मैंने कहा यार तुम आ गए हो, आगे मैंने वो लेना था जो मैंने मांगे, अब मैं वो लूँगा जो ये कहते हैं, बस इतनी इज़्ज़त कर सकता हूँ। सरवर भट्टी बड़ा खुश हुआ, 1,000 रुपये मुझे एडवांस दिया और कहने लगा आज मैं चेक लिख के रख दूँगा, आप मेरा काम ख़त्म करेंगे तो टोटल अमाउंट का चेक आपको दे दूँगा। मैं कहा जी थैंक यू। 1,000 रुपया लेकर जनाब कहानी लिख दी, मुकम्मल, मौला जट स्क्रिप्ट मुकम्मल कर दिया। इस दौरान मेरी गाड़ी ख़राब हुई तो उसका बिल सरवर भट्टी ने दिया 6,500 रुपये, 7,500 हो गए। जब स्क्रिप्ट मैंने दिया बड़ा खुश हुआ था। मैंने कहा जी हूँ चेक मैं दे दूँ जो आपने कहा था कभी। कहता है कौन सा चेक? मैंने कहा जी आपने कहा था। हाँ वो मैंने कहा था लेकिन आपने भी तो कुछ कहा था। कहता है मैंने कहा जी मैं क्या थी? आपने कहा था कि अब जो मैं दूंगा आप वो ले लेंगे, आपने कहा नहीं था? मैंने कहा बिल्कुल कहा था। कहता मैंने इतनी पैसे दे। मैंने कहा जी ओके, वही लिए। लेकिन सर वो मौजूदा फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट का मुआवजा नहीं बताया। 15 लाख रुपया दिया। वाह। मुल्तान रोड पर वाक़े एवर न्यूज़ स्टूडियोज आए। फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स मसूद भट्ट, अल्ताफ हुसैन और जावेद रजा ने इस्तकबाल किया। आपके नाकदीन ये कहते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में गंडासा कल्चर और मारधाड़ कल्चर मुतारफ़ कराने वालों में से एक हैं और जिसकी वजह से लाहौर फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार हुई। मेरे ख्याल में जो ये नाकदीन मेरे ऊपर एतराज़ करते हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं जानते। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि उनके मेरी ख़िलाफ़ मेरी मुखालफत करने का सिवाय इसके उनके पास और कोई चीज़ नहीं है। ये नहीं पता कि गंडासा जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया वो गैरत का एक सिंबल था। रह गई इस बात की मार धाड़, और जब जालिम के सामने एक आदमी खड़ा होगा तो लड़ाई तो होगी, मार धाड़ तो होगी। ये इतनी की बुरी बात है कि जी ये इंडस्ट्री के जवाल का बायस है। आप खुद तो बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं, बड़े मीठे आदमी हैं, लेकिन फिल्म में मार धाड़ लिख देते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा या बदमाश होता या मैं कातिल होता, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना वो मेरे अपने ख़ानदान की तारीख़ है। मैंने जब होश संभाली थी तो पहला जो मंज़र मैंने अपनी आंखों से जो मुझे याद है वो ये देखा था, वो ये था कि एक आदमी जो था हमारे हवेली में आया पनाह लेने के लिए, उसके पीछे उसके दुश्मन आए और वो भी हमारे रिश्तेदार ही थे। इधर से मेरे भाई आए, उसको बचाने के लिए लड़े। तो जब डांगें चल रही थी तो मेरी बहनें जो थी ना 3, वो छत पर थे और वो ऊपर से ईंटें मार रही थी उनको। ये मंज़र मैंने देखा हुआ है। फिर मैंने तारीख़ भुगतते हुए भी अपने भाइयों को देखा हुआ है, अपनी माँ को उनके पीछे जाते भी देखा है, बहनों को उनके लिए खाना ले जाने भी देखा है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री लाहौर और कराची में तकसीम हो चुकी है, इसकी क्या वजह? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अगर आप गौर से सोचें ना या इसकी हिस्ट्री देखें तो ये शुरू से तकसीम है। कराची के लोग फ़नकार हैं, वहाँ अलग फिल्में बनाते थे, यहाँ लाहौर में भी बनाते थे। चूँकि लाहौर गढ़ था और जब पार्टीशन नहीं थी तो यही सारे स्टूडियो थे, यही फिल्में बनती थी, यही डायरेक्टर थे, सब कुछ। जिस वक्त चले गए तो फिर कुछ लोग इधर उधर हो गए, तो कराची में भी कुछ लोग आए उधर से, इंडिया से, जो फिल्म का वो ज़ौक़ रखते थे या शौक़ रखते थे, तो वहाँ इंडस्ट्री कायम होना शुरू हुई। यहाँ उरूज था, लिहाजा वहाँ के जितने आर्टिस्ट थे वो यहाँ आते थे और हम उनको वेलकम करते थे। बारा नासिर साहब भी ग्रेट हैं, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ऐसा राइटर मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में भी कोई नहीं है। बहुत बड़े राइटर हैं और ये बात को इतनी समझ लेते ना आदमी, इतनी सी बात की है तो उन्होंने इतनी फैला कर ना बता दी और बनाई और वो फिल्म सुपरहिट हुई। अल्लाह ताला इनके कलम में ऐसे ही बरकत रखे और इनको मज़ीद तरक्की दे और इनको मज़ीद और पैसे मिलें जो इनकी ख्वाहिश हर वक्त रहे। नहीं और ऐसे कि अल्लाह ताला भी तौफीक देवे कि तू तेरे हाथों में पैसे लगा। आपने ये कहा कि इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, यहाँ तो गोपन दे रहा है जी अभी तक। ये जो स्लैम्प आया ये 2000 के करीब आया और एक्चुअली ये जो फ़िल्म की हालात ऐसे हुए, मैं समझता हूँ जब सुल्तान रईस साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो एक शुरू हो गया था सिस्टम। बाद में जितने भी आर्टिस्ट वगैरह आए वो उनकी नकल तो करते रहे मगर सहारा नहीं दे सके। इसी स्लैम में मैं तो इंडिया चला गया, वहाँ पे भी काम किया, तो अल्लाह का करम है। मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये रौनकें जो हमने यहाँ पे देखी हुई हैं वो अब कोई नहीं देखेगा। यहाँ पे नदीम साहब आ रहे हैं, वहीद मुराद साहब आ रहे हैं, हम के भी जो है ना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब उम्मीद अब वो पूरी उम्मीद हुई है कि इंशाअल्लाह ताला ये इंडस्ट्री जो है ना वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वरना यही हुआ है कि
कि वो पंजाबी की मिसाल है कि अपनी अग बाली आप ही से कीजिए। किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की, ना हुकूमत ने, ना किसी ने, ना और किसी जगह से। यहाँ से प्रोड्यूसर आया, अपने बेस पे आया, डायरेक्टर ने अपना भाग दौड़ की तो आ गए, फिल्में बनी शुरू हो गई। तो अब जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये लीजेंड ऑफ मौला जट, इसने जो एक हमें सपोर्ट दी है ना अपना इस फिल्म ने, वो ये दी है कि पंजाबी ज़ुबान जो है ना वो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे जो है इंट्रोड्यूस हो गई। अब चांस है अपने इस इंडस्ट्री का आगे बढ़ने का, मगर चूँकि अच्छी फिल्म अच्छा प्रोड्यूसर बनाता है, तो अच्छा प्रोड्यूसर हमारे पास इस वक्त नहीं है। पंजाब से एक फ़िल्म अभी बनी जो पंजाबी में, जिसका नाम मौला जट लेजेंड, उसने तारीख साज जो कारोबार किया, लेकिन ये इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ मौला जट लेजेंड का, लेजेंड 2 का, इसलिए कि किसी प्रोड्यूसर ने अभी तक पंजाब में कोई अटैम्प्ट नहीं की मैं फ़िल्म शुरू करूं। इन फिल्म साज़ों को देखना चाहिए था कि अगर फ़िल्म ने दुनिया में लगी है और जहाँ जहाँ लगी है उसने तारीख साज कारोबार की है, इतने पैसे लगाकर उन्होंने फ़िल्म बनाई, रिस्क लिया और अल्लाह ताला ने वो कामयाब की, लेकिन उसका कोई पंजाब को या फिल्म इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक एक फिल्म ही शुरू हुई, यहाँ तक तो 10 फिल्में शुरू हो जानी थी। मैं तो यहाँ रिवाइवल नहीं देख रहा, क्योंकि जब तक प्रोड्यूसर फाइनेंस लेके नहीं आएगा ये काम नहीं चल सकता। जिन्होंने पैसा कमाया वो भाग गए, उन्होंने अपनी जायदादें बना ली, 25-25 हज़ार लेके आए और 25-25 करोड़ बना के ले गए। हम लोगों से उन्होंने फ़ायदे उठाए और हमारे ही पैसे मारे। दोस्तों के साथ चाय पी और फिल्म इंडस्ट्री के हालात पर सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई। कभी ये स्टूडियोज़ आबाद हुआ करते, यहाँ चहल पहल होती थी। आज ये स्टूडियोज़ मौजूद हैं, इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन ना ही यहाँ पे सितारे मौजूद हैं, ना ही यहाँ प्रोड्यूसर और ना ही हिदायतकार मौजूद हैं। क्या वजह है? फिल्म बनाने वाले जो लोग थे, जो पहले बनाया करते थे, वो उन लोगों ने फिल्म बनाना छोड़ दिया, क्योंकि फ़िल्म की अब कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि क्योंकि पहले लोग हिले हुए थे, बड़े कम बजट में फिल्म बना लेनी, फिल्म अनाउंस करनी, थर्ड पार्टी ने आ जाना, उन्होंने उनसे पैसे वैसे इकट्ठे करके तो फिल्म बना लेनी। अब पैसे सारे प्रोड्यूसर को खुद लगाने पड़ते, जो अब मेरे ख्याल में अब किसी में इतना हौसला ही नहीं है कि वो पैसे लगाए, और इसी वजह से ये जो ऑफिस जो हैं आपको वीरान नज़र आ रहे हैं। एवेन्यू स्टूडियोज़ के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। घर के लिए रवाना हुए। नासिर अदीब और बेगम आमना उल्फत के साथ गुफ्तगू हुई। नासिर साहब को बतौर अदीब तो सारी दुनिया जानती है, बतौर शौहर कैसे हैं ये आप ही बता सकती हैं। मेरी शामत ले आने लगे। चलो ठीक। बहुत लापरवाह आदमी है और इस हद तक लापरवाह है कि इन्हें ये घर से निकलते हैं ना इन्होंने कभी दरवाज़ा बंद किया, ना इन्होंने कभी कोई लाइट बंद की है, ना इन्होंने नलका भी पता नहीं कैसे बंद कर जाते हैं, और कभी कोई स्विच ऑफ नहीं किया, अपने कपड़े भी जहाँ मर्जी फेंक दिए, कोई पता ही नहीं है, बस अपने सोचते सोचते निकल जाते हैं। शुरू में तो मुझे वो अजीब सा लगता था, फिर मैंने सोचा कि ये अदीब है, हर वक्त एक शख्स दिमाग में सोच रहा है। फिर उनको वक्त की पाबंदी कभी भी नहीं थे। हमारी सुबह हो रही होती थी, इनकी रात हो रही होती थी, इनकी रात हो रही होती थी तो हमारा दिन चढ़ जाता था। फिर मैंने सोचा कि इनको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, वरना ये इतना काम नहीं कर सकते। फिर मैंने ख़ुद से अपने आप को समझाया कि मुझे इनसे कोई मुतालबा नहीं करना, अगर मैं करूँगी तो फिर इनकी रुकावट पैदा हो जाएगी उस तरक्की में।
मैंने कहा कि इनको खुला मैदान दो ताकि सर पर घोड़ा दौड़ाए, फिर पूछ लें इनसे, ज़िंदगी भर इन्हें कुछ कहा ही नहीं। कैसे खुशनसीब आदमी आप। एवें लैजटा मोलजट लिखी जाती। बच्चों पर किसका रोब दबदबा ज़्यादा? मेरा। इन्होंने तो कभी बच्चों को कुछ कहा ही नहीं। स्याही करें, सफ़ेदी करें, स्कूल ना जाएं, बच्चे अगर कह रहे हैं कि नहीं हमने स्कूल नहीं जाना तो ये अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा अब स्कूल मैंने भेज दिया मिसाल के तौर पर, अब बच्चों से अंडरस्टैंडिंग चल रही है, घर से निकले हैं बच्चों को स्कूल से लिया, स्टूडियो जाके साथ बिठा लिया छुट्टी के वक्त ऐसे आ रहे हैं, चले हुए जैसे स्कूल से आ रहे हैं। वहाँ भी पकड़ा गया, वहाँ पे भी पकड़े गए तो वो फिर ये था कि मैं इनको तो नहीं, मैंने हथियार डाल दिया, इनको तो कोई नहीं समझा सकता, मैंने फिर बच्चों को समझाना शुरू किया। आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे इनकी एक फ़िल्म थी तूफ़ान, मुझे बहुत पसंद आई। उसके डायरेक्टर हसन अस्करी, उस दौर के हिसाब से मैं समझती हूँ कि वो कि जैसे किसी इंग्लिश फिल्म का डायरेक्टर होता है ना, उस लेवल के वो डायरेक्टर थे। जैसे मैडम कहती हैं कि आप केयर नहीं करते हैं, लापरवाह हैं, लेकिन आपको हमने जब भी देखा है हमेशा सूटेड बूटेड देखा है, वेल ड्रेस देखा है, तो इस हिसाब से तो आप लापरवाह कहीं से नहीं लगते। ये इसके पीछे एक पूरी कहानी है। मैं जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुआ तो सबसे बुरी हालत मैंने अगर देखी स्टूडियो की चार दीवारी, वो राइटर की देखी। बिखरे हुए बाल, कोई नहाया नहीं, किसी ने मुंह नहीं धोया, कपड़े इस्त्री शुदा नहीं है, आके बैठे तो ऐसे लगता था जैसे दफ्तर में कोई चपड़ासी बैठा हुआ है। ऊपर से प्रोड्यूसर का रवैया भी वो इसी टाइप का होता था। मैंने सोचा कि यार ये बात गलत है, वो अगर इज्जत करवानी है तो फिर किसी हिसाब से आना होगा। तो फिर मैंने अपने ड्रेस पर तवज्जो दी। अब मुझे कभी भी कोई आदमी जब देखता है ना, सोने से पहले मैंने ये टाई नहीं उतारनी, इसी तरह डेली शेव, कपड़े फ्रेश एंड फाइन होकर मैं बाहर निकलता हूँ। आपसे मोहब्बत का इजहार भी उसी अंदाज में करते हैं जैसे इनकी फिल्मों के हीरो किया करते हैं? मेरे ख्याल में ये स्टेज कभी आई ही नहीं। अच्छा। हम तो इतने प्रैक्टिकल हैं कि बस काम की बात करते हैं। यानी आपको अपनी आमना से कोई उल्फत नहीं? आमना से उल्फत की दास्तान सुना दूँ? हाँ, सुनानी पड़ेगी। मैंने 1961 में ख्वाब देखा। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं, 30-40 सीढ़ियाँ। तो आखिरी सीढ़ी के ऊपर ना एक मुझे लड़की बैठी हुई नजर आई। उसने नेल पॉलिश लगाई हुई है पिंक कलर की, अपने दोनों हाथ यूँ लेकर ना यूँ बैठी हुई थी। तो मैं जब गया तो यूँ उसने मुझे देखा, तो उसने कहा आप इतनी लेट आए, और मेरी आँख खोल। उसके बाद सर वक्त गुजर गया, मैं कहीं से कहीं घूमता घामता राइटर बन गया। तो वैशी जट फिल्म जो थी वो अभी बन रही थी, तो मेरी शोहरत मेरे डायलॉग की वजह से सारे स्टूडियो में फैल गई। तो जो नज़ीर अली था म्यूज़िक डायरेक्टर, अल्लाह उसको गरीक़ रहमत करे, और नज़ीर अली को म्यूज़िक डायरेक्टर सबसे पहले इनके वालिद साहब ने लिया था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार एक औरत है, बेवा है, उनका दफ्तर है, तो वो फिल्म बनाना चाहते, तो कहानी लिखनी है, तो आप चाहें। मैंने कहा जी ठीक है चलते हैं। हम चले गए। तो एक खातून, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, साड़ी बांधी बिल्कुल, मेकअप करके बन ठन के मेरे सामने आके बैठ गई। तो उसने तारुफ कराया, ये नासिर दीवी बड़े अच्छे राइटर है। वो कहती है बेटा आप कितने पैसे लेते हैं? तो उस वक्त मैं फिल्म एक साइन की थी 7,000 रुपये की, और एक की थी 10,000 रुपये की। वैशी जट 4,000 रुपये की थी। मैंने कहा मैं 10,000 रुपये लेता हूँ। कहते अच्छा। उन्होंने मुझे 1,000 रुपये का चेक दिया। कहते जी आप कहानी लिखनी शुरू कर दें, तो फिर साथ साथ मैं आपको पैसे देती रहूँ। मैंने कही ठीक। अब वो जो ड्राइंग रूम था इनका वो बहुत बड़ा था, उसके अंदर खिड़कियाँ थी जाली की। तो वो खिड़की खोल के ना मेरा जो असिस्टेंट है वो खड़ा होकर ना यूँ देखना, यूँ हाथ खड़े करके ना वो देखना शुरू हो गया। मैं जनाब उठा, और मैंने जो देखा तो वो जैसे फिल्म में बैंग नहीं पड़ता, वो बैंग पड़ा डम, मुझे तो सकता हो गया। अब मैंने देखा कि वो लड़की जो मैंने देखी थी सीढ़ी पे बैठी, वो चिड़ी छिक्का खेल रही अपनी बहन के साथ। अब इसकी उम्र उस वक्त मेरे ख्याल में होगी कोई 11 साल होगी, नहीं या 12 साल होगी, 13 साल। अब मैं सोचूं कि ये रिश्ता मैं मांगूं कैसे, ये मिलेगा कैसे। वो खैर मैंने सोच लिया, अब मैं राइटर था, मैं क्या इदी मान फंसा लो। मैंने अपनी सास के साथ इतना अच्छा डील किया, इतना अच्छा, उनके इतने काम जिधर जाए बेटे बन गए, जो मैं बेटा बन गया, जो कहती रही मैंने कर देना। और एक दिन दफ्तर में बैठे, उनके दफ्तर ऊपर था रायल पार्क, तो मेरे से कहती नासिर तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे कितने हैं? मैंने कहा जी मेरी तो शादी नहीं हुई। कहती क्यों? मैंने कहा जी जो लड़की मुझे चाहिए वो मिलती नहीं, और जो मिलती है उसका रिश्ता नहीं मिलता। कहती है मुझे बताओ, मैं मेरी बहन है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो मुझको तो मैंने कहा नहीं नहीं,
अम्मी जी लड़की तो मैंने देखी हुई है, लेकिन वो सिवाय आपके कोई रिश्ता नहीं दे के दे सकता। कहती चलो मुझे ले चलो। तो मैंने हिम्मत की, इनका निकनेम मुन्नी है। मैंने कहा जी अगर आप मेरी शादी करना चाहती है तो मुझे अपनी मुन्नी दे दें। एक लम्हा भी नहीं सोचा उस खातून ने। उन्होंने कहा कि अपनी माँ को बुला लो। मैंने अपनी माँ को बुला लिया। माँ मेरी बड़ी खुश कि शुक्र है पुत्र ने कोई रिश्ता लग गया। माँ जो है वो मेरी आई अनपढ़ माँ थी, उसको ले आकर मैंने सोफे पर बैठा दिया और अपनी सास को मैसेज भेजा कि मैं अपनी माँ को ले आया हूँ। आके बैठी, उनकी उम्र भी उस वक्त मेरे 40 ईयर्स के करीब थी। सामने बैठे उन्होंने मेरी माँ को कहा अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी माँ को कहा, मैं कि माँ जी इंज मैं इशारा किया और मैं कहने लगा कि ए मेरी होने वाली सस है। तो जे मैं एनी किया ना तो उन्हें मेरे इंज बांह फड़ी, कहती इधर पहले मेरी गल सुन। वो मैनू लैके ना बाहर बरामदे चली गई। कहती हाँ हाय इन्नी मुद्दत बाद रिश्ता लभ्या ते एनी वड्डी औरत दा। मैं क्या माँ ए मेरी सस है। हाला हाला हाला। फिर अंदर आ गई। अंदर आई तो मैं अपनी सास ने क्या, मैं क्या अम्मी वो मुन्नी को बुला दें। कहती हाँ वो चाय लेकर आ रही है। ए जनाब वो टिक टिक कर दी, वो चाह लैके ने सामने रख दी। ये जैसे गई ना तो मैं माँ को कहा, मैं क्या मैं जी कुड़ी आई सी ना ये वे तेरी होने वाली नूं, हुण उन्हें उत्थे कहते हाय हाय वे भड़े ते तेरी धियां वर्गी लगदी। गुस्से में इनका रद्द-ए-अमल कैसा होता है? ये तो चुप ही हो जाते हैं, खामोश। ये तो किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देते। तोहफे देते हैं या लेते हैं? हाँ बहुत कीमती तोहफे देते हैं। अल्लाह मेरी तौबा। मेरी सालगिरह पे ना इन्होंने एक ज़माने में रीत बना ली थी कि सोने की कम से कम 2-2.5 तोले के सोने का ना मुझे गिफ्ट ला के देना, कभी ब्रेसलेट, कभी अंगूठियाँ, कभी कुछ। और उसके बाद जब भी ये मुझे देते थे ना कोई इस तरह का सोने का गिफ्ट आ रहा होता था और मेरी जान निकल रही होती थी, इसलिए कि मुझे पता होता था कि कल को इसका बिल मैंने पे करना है, उधार आई होती थी। आपकी बेटी जोया नासर अदाकार हैं माशाल्लाह, तो क्या किसी बच्चे का सियासत में आने का भी इरादा है? जरासीम जो है ना वो बड़े बेटे में है, सियासतदानों वाले। उसका उठना बैठना भी सियासतदानों में है। वो माशाल्लाह से घर का एक बच्चा ऐसा है जिसका अपना एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैं समझती हूँ कि इन फ्यूचर अगर उसका दिल चाहा तो वो सियासत में आ सकता है। घर पर आए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के हमरा रात का खाना खाया। नासिर अदीब और आमना उल्फत के साथ हल्की फुल्की गपशप भी हुई। जी अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए जी। बिस्मिल्लाह। कभी दिल भी टूटा? कई बार। हर वक्त ही टूटता रहता है। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत इज़्ज़त, एतमाद और एहसास, ये बुनियाद है हर मोहब्बत की। क्या हुस्न परस्त है? बहुत ज़्यादा। क्या ठीक कह रहे हैं? पता नहीं इनके हुस्न का म्यार किया। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासर करती है? किसी का गुफ्तगू करने का अंदाज़ हिट कर जाता है, किसी की स्माइल हिट करती है, किसी की आंख हिट करती है। तो ये मुख्तलिफ है, मेरे कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है कि कभी कभी हिट भी हिट कर जाती है। फुर्सत के लम्हात में क्या करते हैं? सिर्फ कहानियाँ सोचता हूँ, सीन सोचता हूँ, मकालमे सोचता हूँ। लिखने के अलावा क्या मशागिल है? लिखने के अलावा पढ़ना मशगल है बस। कोई ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? अगर सच बोलूँ तो मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ख्वाहिशें भी पूरी होगी जो मैंने नहीं की। मैं इस लिहाज से इंतहाई खुशकिस्मत इंसान हूँ। कोई ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हो सकी? नहीं, मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने ख्वाहिशों से बढ़कर अता किया, बढ़कर। हम इस काबिल ना थे। पसंदीदा सिंगर कौन सा? नुसरत फ़तेह अली खान। आपका? नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान। फिर पुराने दौर के मुझे मैडम नूरजहान बहुत पसंद। और नए दौर के? नए दौर में बड़े अच्छे आ गए सिंगर, जिसमें मुझे उसकी आवाज़ आतिफ असलम की बहुत पसंद है। पसंदीदा सियासतदान कौन है? चौधरी शुजात। आपके पसंदीदा सियासतदान? तो मोना सिलाई। पसंदीदा हीरो और हीरोइन कौन? पसंदीदा हीरो मेरा सुल्तान राय था जी, और पसंदीदा हीरोइन मेरी आसिया बेगम थी। रीमा भी पसंद है मुझे, रेशम भी पसंद है। अपनी अपनी कैपेसिटी में ना सबके अंदर। अंजुमन बहुत पसंद है मुझे। मौजूदा दौर में किस अदाकार से मुतासर है? हमजा अब्बासी और फवाद खान। हमजा अब्बासी। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, शॉर्ट आंसर्स हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10? 2।
आप कितने देंगे? 0। इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10? 11। आप? ऑफ कोर्स। इन शख्सियात को कोई मशवरा दे। शान शाहिद ये सोचना छोड़ दे कि उसके बगैर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मोहम्मद राना को चाहिए कि वो अब एक्टिंग छोड़ दे। साइमा कि वो जब तक जिंदा रहेगी वो आर्टिस्ट रहेगी। रीमा अब रिटायर हो चुकी, उसके बारे में क्या कह सकता। सैयद नूर बेपनाह अच्छा डायरेक्टर है और इतना अच्छा अखलाक है उसका कि वो काफर को मुसलमान कर लेता है। जॉन रैम्बो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, एज ए कॉमेडियन भी और ड्रामा भी, डांसिंग भी, सब कुछ है। मेरी समझ से बाहर है कि वो आगे क्यों नहीं जा सका। खलीलुर रहमान कमर बहुत अच्छा राइटर है, मैं उसको अपने से बड़ा राइटर मानता हूँ। महविश हजात इंडस्ट्री का एक बेहतरीन शो पीस है। हुमैमा मलिक मौला जाट में उसने जो परफॉर्मेंस दी है, उसने ये साबित किया कि मुझे किसी भी किस्म का रोल मिले मैं निभा सकती। बिलाल लाशारी तो एक आइडियल डायरेक्टर है जी। हमजा अब्बासी बहुत अच्छा इंसान और बहुत अच्छा आर्टिस्ट। इन शख्सियात को कोई मशवरा दें। इमरान खान बहुत ज़्यादा जज्बाती ना हुआ करें। नवाज शरीफ सच बोलना सीखें। आसिफ अली जरदारी बस कर दें। चौधरी परवेज इलाही। मैं समझती हूँ इस वक्त उनको जितना वो काम कर रहे हैं ना, उन्हें थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए भी सोचना चाहिए। चौधरी शुजात को मैं अब क्या मशवरा दूँ, इसलिए कि उनको मशवरे से तो बालातर है। उस्मान बुजदार अपने जो यूनियन काउंसिल है ना, उसके इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी से थोड़ा सा सोबर हो जाना चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ उसको सियासतदान बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे से जो कुछ सीख लिया मैं आपसे वापस लेने के लिए आपके घर आऊँगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी होगी, मैं इंतजार करूँगा। सारी चीज़ें वसूल करूँगा।